दोस्तों नमस्ते और स्वागत है आपका एक और पुस्तक महान शेयर कारोबारी वॉरेन बफेट की। उनके विचारों की बहुत ही ज़बरदस्त पुस्तक और इसमें भी एक लॉन्ग लास्टिंग डिसिप्लिन के बारे में आप लोगों को रूबरू कराया गया है। ये इनके जीवन की निचोड़ इस पुस्तक के माध्यम से बताया गया है वॉरेन बफेट का, जो महान शेयर कारोबारी हैं, और इसका हिंदी अनुवाद किए हैं दिनकर कुमार जी। तो दोस्तों ये देखते हैं पुस्तक। ये देखिए दो शब्द है, कह रहा है कि दुनिया उन्हें उनके नाम वॉरेन बफेट से कम और शेयर बाजार के जादूगर, बर्कशायर के बादशाह, वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े खिलाड़ी और ऑरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से भी जानते हैं। तो ये उनके बारे में उनका जीवन परिचय है। आप ये देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। हम लोग चलते हैं अगले पृष्ठ पे। ये देखिए वही चीज़ है, दुनिया के प्रबंधन संस्थानों में छात्रों के लिए आज जो नन्हे वॉरेन को संघर्ष में स्टडी की तरह लिया। अब देखिए बफेट का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय मैं आप लोगों को दे देता हूँ। नाम उनका वॉरेन बफेट, पिता हार्वर्ड हॉमन बफेट है, जन्म दिया है माता जन्म 1930 आप लोग देख रहे होंगे, और ये ओमाहा नेब्रास्का में उनका जन्म हुआ था। और उनके बारे में जो उनका डिजिग्नेशन है, बर्कशायर हेथवे के सीईओ हैं, मशहूर निवेशक और डोनर हैं, जो अपनी संपत्ति का करीब करीब 80% हिस्सा दान दे दिए हैं। ठीक है, और इसी तरीके से इनके बारे में दिया है। कुल संपदा आप पॉज करके इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम लोग इनके पुस्तक पे चलेंगे। बफेट की सूक्तियाँ यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो ये भी मैं समझता हूँ अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो इसको रोक कर आप पढ़ सकते हैं। तो आगे से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग। ठीक है, अर्जन के साथ विसर्जन का मंत्र। बफेट की सूक्तियाँ देना चूँकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको टाल नहीं सकता मैं, क्योंकि इसमें ही कुछ इम्पोर्टेंट बातों का समावेशन है जो आपको इनकी पूरी ज़िंदगी से रिलेटेड एक एक स्टोरी में आगे देखने को मिलेगा, लेकिन ये इसका निचोड़ है सबका। तो पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। करा यह ठोस सच्चाई है कि पैसा एकदम से नहीं आता और एकदम से नहीं जाता। आपके पास एक समय सीमा होती है जिसमें आपको अपने निवेश को लेकर फैसला लेना होता है। यदि आपका निवेश ईमानदारी से किया हुआ है तो निश्चित रूप से आप आज नहीं तो कल फायदे में जरूर रहेंगे। आज मेरे पास वह सब कुछ है जो कि मैं अपनी जिंदगी में चाहता था। 20 साल की उम्र में मेरे पास अपने लिए कुछ ज़्यादा वक्त था और मैं जो चाहता था करता था। वर्तमान को देखें तो मुझ में कुछ खास नहीं बदला है। मैं वही चीज़ें खाता हूँ जो पहले खाता था, वही बर्गर, फ्राइज और कोक, पर मुझे लगता है कि मेरे कपड़े कुछ ज़्यादा महंगे हो गए हैं और मैं उनमें पहले से ज़्यादा अच्छा नहीं लगता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ कि हम जो कुछ कमाते हैं बहुत हद तक हमारे समाज के कारण होता है। मैंने जो भी कमाया है उसमें समाज की बड़ी जिम्मेदारी है। यदि आज मुझे पेरू या बांग्लादेश में किसी कोने में पटक दें और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैंने वहाँ पे अगर मेरा जन्म हुआ होता तो मैं कुछ नहीं कर पाता। वॉरेन बफेट ऐसा कहना चाहते हैं, क्योंकि मैं एक गलत जगह पर नहीं पनप सकता। मैं एक ऐसे बाजार में काम करता हूँ जहाँ आप अच्छा करते हैं, तभी आपको अच्छा फायदा मिलता है। और यह माइक टायसन के 10 सेकंड में $10 मिलियन कमाने जैसा बिल्कुल नहीं है। मुझे अपने अमीर होने पर कोई समस्या नहीं है। मुझे लगता है कि मेरा पैसा समाज में कुछ अच्छा रिटर्न दे रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं कागज के इन टुकड़ों का उपयोग नहीं कर सकता। यदि मैं चाहूँ तो 10,000 लोगों को सिर्फ इस काम के लिए नौकरी पर रख सकता हूँ कि वे जिंदगी भर सुबह शाम मेरी तस्वीरें बनाएं, लेकिन इससे समाज का कोई फायदा नहीं होगा। यदि यही 10,000 लोग एड्स उपचार में काम आए
या रोगी की सेवा करे तो वाकई बड़ा और अच्छा नतीजा निकलेगा। तो दोस्तों, पुस्तक के झलक से ये जो उनके विचार है वारेन बफेट के, इतना समझने से, इतना ही पढ़ने से आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके के सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, कैसा उनका लाइफ स्टाइल था और कैसे वो द सेज ऑफ इन्वेस्टिंग कहलाए, ओमाहा का संत कहलाए और समाज के कल्याण में बहुमूल्य योगदान दिए। तो अब चलते हैं, देखिए आते हैं अर्जन के साथ विसर्जन का मंत्र। अमेरिका के वारेन बफे का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दुनिया की कोई ऐसी कारोबारी पत्रिका, अखबार या टीवी चैनल नहीं है जिस पर उनके विचार के बारे में चर्चा नहीं होती है। बिल गेट्स और कार्लोस स्लिम के बाद वारेन दुनिया के तीसरे सबसे बड़े रईस हैं। वारेन आज अगर दुनिया में सबसे धनी लोगों में गिने जाते हैं तो इसके कई कारण हैं, लेकिन हम यहाँ वारेन की धनपति होने की वजह से उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि बेतहाशा दौलत के मालिक होने के बावजूद जिस जीवन शैली को उन्हें अपनाया है, वो जिस लाइफ स्टाइल को इम्बाइब करते हैं, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। अपने देश में तो हम आए दिन नए नए जो धनी बने हैं, नए नए धनाढ़ लोगों द्वारा अपनी दौलत के गुरूर किए जाने वाले दिखावे, तड़क भड़क को देखते रहते हैं, लेकिन वारेन दुनिया के किसी भी रईस से हर मायने में अलग हैं। कारोबार की पैनी समझ रखने वाले वारेन में कई खूबियां हैं जो उनके नाम को एक अलग पहचान देती है। वारेन के पास कितनी संपत्ति है इसका तो कोई हिसाब नहीं, मगर बिल गेट्स के बाद वे दुनिया के सबसे बड़े रईसों में गिने जाते हैं। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार वारेन के पास 52.4 यानी 52.4 अरब डॉलर की शुद्ध संपत्ति है। अगर इसे भारतीय रुपए में गिना जाए तो यह राशि 2620 अरब रुपए की होगी। अपनी संपत्ति का 80% एक परमार्थिक संगठन को दान देकर वारेन अमेरिका के इतिहास में इतनी बड़ी धनराशि को दान करने वाले पहले व्यक्ति हो गए। वारेन आज भी उसी मकान में रहते हैं जो उन्होंने सन 1953 में अपने लिए खरीदा था। अब जरा यह भी जान लीजिए कि वारेन ने इतनी अकूत संपत्ति कैसे अर्जित की और वे इसका करते क्या हैं। अमेरिका के ओमाहा के नेब्रास्का में 30 अगस्त 1930 को जन्मे वारेन के पिता शेयर बाजार में कारोबारी थे। वारेन ने 11 साल की उम्र में अपने पिता के साथ शेयर बाजार में अपने कारोबारी जीवन की शुरुआत की और अपने जेब खर्च का पैसा निकालने के लिए अखबार भी बेचे। हर साल और 13 साल की उम्र में वारेन अपना पहला आयकर रिटर्न दाखिल किया। उन्हें इस बात का अफसोस रहा कि उन्होंने पैसा कमाने की शुरुआत बहुत देर से की, यानी 15 साल के उम्र में वारेन ने अपने हाई स्कूल के दोस्तों के साथ मिलकर नाई की एक दुकान में $25 में पिनबॉल मशीन लगाकर अच्छा खासा पैसा बनाया और उसे 40 एकड़ का एक फर्म खरीदा। इसके बाद वारेन ने अपनी कुशाग्र कारोबारी बुद्धि का भरपूर उपयोग करते हुए शेयरों में निवेश करना शुरू किया और खूब पैसा कमाया। 20 साल की उम्र में अमेरिका में प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है तो मैं इसको डिजेबल कर देता हूं। चलिए देखिए, वारेन को ओरेकल ऑफ ओमाहा यानी ओमाहा के संत के नाम से जाना जाता है। ओमाहा के संत के नाम से जाना जाता है। वारेन ने अमेरिका में कई बड़ी कंपनियों में सबसे ज्यादा निवेश कर रखा है, जिसमें कोको कोला और जिलेट जैसी कंपनियां प्रमुख है। यानी इन कंपनियों की मिल्कियत चाहे किसी के पास हो, मिल्कियत यानी मालिकियत, ऑनरशिप, असली मालिक तो वारेन ही है। वारेन के पास जितनी अकूत दौलत है, उनकी जीवन शैली उतनी ही सरल है। वारेन आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्हें 5 दशक पहले खरीदा था। वे अपनी कार खुद चलाते हैं, न तो उनके पास कोई ड्राइवर है न कोई सुरक्षा गार्ड। वे कभी निजी विमान से यात्रा नहीं करते हैं और उनकी कंपनी वर्कशायर हेथवे के स्वामित्व में 63 कंपनियां हैं। वे अपने सभी सीईओ को साल में केवल एक बार पत्र लिखते हैं जिसमें पूरे साल किए जाने वाले कामों के बारे में सुझाव भर देते हैं।
वे कभी अपने अधिकारियों या कारोबारियों के साथ कोई मीटिंग नहीं रखते हैं। उन्हें अपने सभी अधिकारियों के 2 मूल मंत्र दिए हैं। एक, अपने शेयर होल्डर के धन का किसी तरह से नुकसान मत होने दो, और दूसरा, कभी भी पहले नियम को मत भूलो। यानी वो जो 2 नियम दिए हैं वो क्या है, 2 मूल मंत्र। एक, अपने शेयर होल्डर के धन का किसी भी तरह से नुकसान मत होने दो, और दूसरा, कभी भी पहले नियम को मत भूलो। वे अपना समय कभी भी ऊंचे और असुखदार लोगों की होने वाली पार्टियों में नहीं बिताते। नई पीढ़ी के युवाओं में उसका संदेश है। क्या संदेश है, अभी देखते हैं थोड़ा। उनका यही संदेश है कि क्रेडिट कार्ड की मानसिकता से दूर रहें और अपने आप पर ही निवेश करें। संपत्ति ने मनुष्य का निर्माण नहीं किया है, बल्कि मनुष्य ने संपत्ति का इजाद किया है। अपनी जिंदगी को जितनी सहजता और सरलता से जी सको, जीने की कोशिश करो। ये है हमारे जो दुनिया के स्पेक्टेक्युलर इन्वेस्टमेंट में से एक वॉरेन बफेट जी का। तो वॉरेन बफेट जी का ये मूल मंत्र आप अपनी ज़िंदगी में जरूर उतारिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और इसको लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका सहयोग ही मेरा मोटिवेशन है। और आप लोग का यही चीज़, एक छोटा सा लाइक कमेंट ही बताता है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या बनने वाले हैं। क्योंकि ईमानदारी सबसे ज़रूरी है। कोई चीज़ अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो वह मत सोचिए वो फ्री में है तो उसकी कुछ वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसको प्रोवाइड कराने के लिए, उस चीज़ को आप लोगों के साथ अवेलेबल कराने के लिए उसमें होने वाले प्रयास, और फिर भी उसको अगर समाज के अधिकतम तबका तक अछूत रखा जाए, उनको न पहुंचाया जाए, तो हम समझते हैं कि ये अपने आप में कहीं ना कहीं ईमानदारी का प्रतीक नहीं है। तो आप ये जो प्रकाश है और ये जो मेरा एक समाज में योगदान है, उसको आप भी अपने योगदान के माध्यम से जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचाएं, मेरा यही उम्मीद है। और चलिए शुरू करते हैं अगली अध्याय की पुस्तक का सीरीज, दुनिया के सबसे सफलतम निवेशक की कहानी। यानी कि कौन है दुनिया का सबसे सफलतम निवेशक, वॉरेन बफेट जी। उनकी कहानी हम लोग शुरू करते हैं इस किताब के माध्यम से, इस पुस्तक के माध्यम से। 19वीं सदी का अंतिम दौर, यूरोप के बाद अब एक बड़ी शक्ति के रूप में अमेरिका जाग रहा था। सामाजिक और औद्योगिक क्रांति की उथल पुथल के बाद अब जिंदगियां संभलने लगी थी। अमेरिका में मिसूरी नदी के किनारे स्थित नेब्रास्का प्रांत में भी कमोवेश यही हालत थे। अपने मेहनत कश किसानों के कारण मशहूर नेब्रास्का का बड़ा शहर ओमाहा भी अब जड़े जमाने लगा था। हालांकि वहां रहने वाला बफे परिवार के लिए अभी संघर्ष के दिन जारी थे। वर्ष 1869 का दौर था, जबकि वॉरेन के दादा ने आजीविका चलाने के लिए रोजमर्रा के काम आने वाली चीजों की एक छोटी सी दुकान खोली। बफे के इस ग्रोसरी स्टोर को जमने में ज्यादा समय नहीं लगा। कारोबारी बुद्धि ने अच्छे व्यवहार का हाथ थामा और स्टोर चल निकला। धीरे धीरे यही स्टोर उनकी पहचान बन गया। 2 बेटे वाला बफे परिवार बढ़ने लगा। वॉरेन के पिता हार्वर्ड हामन उन दिन नेब्रास्का यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। यही उनका मुलाकात लैका स्टेहल से हुई। यूनिवर्सिटी के अखबार डेली नेब्रास्का के साथ काम करने के दौरान दोनों में बड़ी नजदीकियां शादी में तब्दील हो गई। 30 अगस्त 1930 को ओमाहा में हार्वर्ड और लैका के घर बेटा पैदा हुआ। पहली संतान बेटी डोरिस के बाद इस बेटे का नाम रखा गया था वॉरेन बफेट। वॉरेन नाम के माने होते हैं रखवाला। तो दोस्तों वॉरेन नाम का क्या नाम होता है, रखवाला। और आगे चलकर यह मायने हकीकत में बदल गया। हालांकि अभी संघर्ष के दिन जारी थे और बफे परिवार पैसा कमाने की हर जायज कोशिश में लगा रहता था। पिता हार्वर्ड में रुचि और दादा के ग्रोसरी स्टोर में कम, और शेयर बाजार व राजनीति में ज्यादा थी। यानी वॉरेन के पिता के परिवार में तंगी के हालात देख वॉरेन ने कब स्वावलंबन का ककाहरा सीख लिए यह कोई भी नहीं समझ सका। परिवार को संपन्न करने की कोशिश में उनके नन्हे हाथ भी योगदान देने लगे। नन्हा वॉरेन स्कूल से जाने के बाद बाकी बच्चों की तरह मस्ती भरे खेल खेलने की बजाय
एक नन्हे सौदागर के रूप में क्वार्टर और निकल डॉलर में इसके 1/4 और 20वें हिस्से से अपने जेब भरने में जतन करने लगा रहता था। मुनाफे की चुंगम और मासूम सवाल। उनके पिता का कारोबार अभी जमा नहीं था और दादा अपने ग्रोसरी स्टोर के जरिए परिवार के गाड़ी को खींच रहे थे। वारेन यह सब देखता, सोचता और दादा से सवाल करता कि हमारी स्थिति ऐसी क्यों है दादू, हमें इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है, क्या हम जल्दी अमीर नहीं बन सकते। दादा उसके मासूम सवालों को टालने की कोशिश में उसे नए नए कामों में लगा देते थे। CNBC टीवी पर अपने बचपन के पलों को पलटते हुए खुद वारेन कहते हैं कि मैं 7-8 साल का रहा हूँगा जब हमारे दादा अपनी दुकानों में रखे रिगलिज च्युइंगम को मुझे बेचते थे और मैं उन्हें आस पड़ोस के घर जा जाकर कुछ निकल के मुनाफे के साथ उसको बेच जाता था। दादा मुझे कोको कोला की 6 बोतलें 1 क्वार्टर के बदले देते थे और मैं एक निकल के मुनाफे पर उन्हें बाहर बेचता। इस तरह छोटे छोटे काम करके थोड़ा मुनाफा कमाना मेरे लिए बचपन का सबसे पसंदीदा खेल बन गया। मैं हमेशा ऐसी खोजबीन में लगा रहता था कि ऐसा क्या नया किया जाए जिससे कुछ ज्यादा पैसा बन सके। च्युइंगम, सोडा और कोक की बोतलें बेचने के साथ साथ वारेन ने अपने स्कूली दोस्तों के साथ मुनाफा कमाने की नई योजनाएं बनानी शुरू की। उसने घुड़दौड़ के संभावित विजेता का पता लगाने के लिए एक गणितीय तरीका का इजाद किया। स्टेबल बॉय सिलेक्शन नाम के इस फॉर्मूले में वह कुछ डॉलर के बदले ऐसे टिप्स देता था जिससे जीतने वाले घोड़े को पता लगाया जा सकता था। वह इसे रेस कोर्स के बाहर बेचने लगा। इससे पहले कि वह इसे ज्यादा मुनाफा कमा पाता, लाइसेंस न होने के कारण उसे अपना यह काम बंद करना पड़ा। 4 फीट के कद और 10 साल की उम्र में कोई बच्चा कमाई वाले काम धंधे के बारे में गंभीर हो तो भला क्यों, जबकि एक नई रंगीन और मस्ती से भरी दुनिया उसके सामने पड़ी हो। पर वारेन को उस मस्तानी दुनिया से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं था। उसे तो बस मुनाफा कमाने की बात सोचती थी और अब वह एक आदत, एक जुनून बन चुकी थी। उसके साथ सबसे अच्छी बात यह थी कि वह जो भी करता ईमानदारी और गंभीरता के साथ करता। काम में बेईमानी उसे जरा भी पसंद नहीं और उसको वह टाल मटोल भी जरा से नहीं सुहाती थी। जब उसे कोई काम या यूं कह ले कि नया काम नहीं सोचता था तो वह दादा की दुकान में उनका हाथ बताते हुए धंधे के नए गुर सीख जाता था। उम्र 13 की खिलाड़ी बाजार का, यानी उम्र जो है उसका 13 है और खिलाड़ी क्या है, बाजार का। बड़ा ही दिलचस्प कहानी है दोस्तों। वारेन बफे की जिंदगी का आपको बहुत अत्यधिक मजा आने वाला है। मैंने इसको पढ़ा है, फिर आप लोगों के लिए सोचा कि वीडियो बनाऊं क्योंकि मुझे ये दिल को छू लेने वाला पुस्तक में से एक लगा। तो आप चाहते हैं कि इसी तरीके से आप इस वीडियो को एंजॉय करें हमारे साथ, तो मेरा हौसला बढ़ाइए, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट करना जरूर कीजिए, यानी करना न भूलिए और मुझे बताइए कि मैं अगली वीडियो इस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मेरे पास है किस पे बनाऊं। तो दुनिया दूसरे विश्व युद्ध में उलझी हुई थी। वारेन भी एक बड़ी लड़ाई की तैयारी में था। पिता ने शेयर बाजार फर्म खोली तो वारेन ने उसमें और अपने लिए जगह बनानी शुरू कर दी। हालांकि शेयर बाजार की जटिल शब्दावली को लेकर उसके सवालों के जवाब देने के लिए पिता के पास ज्यादा वक्त नहीं होता था। बावजूद इसके वह बाजार के उतार चढ़ाव को समझने लगा था। उसे समझ आने लगा था कि बुल और बेयर सिर्फ बैल या भालू न होकर बाजार में तेजी और मंदी के प्रतीक हैं। आखिरकार 11 साल की छोटी सी उम्र में उसने अपनी जमा पूंजी से शेयर बाजार में पहला निवेश किया। उसने सिटी सर्विस पियर्ड एंड 3 शेयर $38 प्रति शेयर के दाम पर खरीदे। अपने पहले सौदे में उसने 2 शेयर
खुद के नाम और एक अपनी बहन डोरिस के नाम पर खरीदा। लेकिन किस्मत ने साथ न दिया। बाजार मंदी के गिरफ्त में आ गया और सिटी सर्विस के $27 तक गिर गए। उधर वारेन भी कहाँ पीछे हटने वाला था। उसने शेयर तब तक नहीं बेचा जब तक कि भाव $40 तक नहीं सुधर गए। हालांकि इस दाम पर भी उसे बेचने के फैसले को उसने बड़ी गलती माना, क्योंकि बाद में वही शेयर $200 तक चढ़े। इस घटना से वारेन ने शेयर बाजार का पहला और बुनियादी सबक सीखा। लंबी अवधि के निवेश में संयम बनाए रखने को तरकीब उन्होंने सीखा। आगे चलकर इसी सबक के जरिए वारेन दुनिया का सबसे सफलतम निवेशक बना। कच्ची उम्र में अपने दोस्तों से बिल्कुल अलग पहचान रखने वाले वारेन के दिमाग में खुद को लेकर दो बातें बिल्कुल साफ हो चुकी थी। पहली, कुछ अच्छा कर सकता है, और दूसरी, वह अपनी पसंद के काम से पैसा कमा सकता है। इन दोनों ही स्वानुभवों को अमल में लाने के लिए उसके पास पैसा और हौसला दोनों ही जमा होते रहते थे। खर्चा हो रहा था तो केवल डर और झिझक। स्कूली किताबों के साथ साथ कारोबारी दिमाग की साझेदारी से हो गई थी। खुद को सुरक्षित रखने और कुछ नया कर दिखाने की कोशिश में पिता को प्रोत्साहन पर वारेन ने मात्र 13 साल की उम्र में अपना पहला इनकम टैक्स रिटर्न भरा। अपनी आमदनी खर्च के इस ब्यौरे में वारेन ने अपने साइकिल को कार्य में हुआ खर्च बताकर छूट पाने का दावा किया। तो दोस्तों, आज यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय हिंदुस्तान। चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों नमस्ते और स्वागत है आपका एक और पुस्तक, महान शेयर कारोबारी वारेन बफेट की। उनके विचारों की बहुत ही जबरदस्त पुस्तक, और इसमें भी एक लॉन्ग लास्टिंग डिसिप्लिन के बारे में आप लोगों को रूबरू कराया गया है। ये इनके जीवन की निचोड़ इस पुस्तक के माध्यम से बताया गया है, वारेन बफेट का, जो महान शेयर कारोबारी हैं, और इसका हिंदी अनुवाद किए हैं दिनकर कुमार जी। तो दोस्तों ये देखते हैं पुस्तक। ये देखिए 2 शब्द है। कह रहा है कि दुनिया उन्हें उनके नाम वारेन बफेट से कम और शेयर बाजार के जादूगर, बर्कशायर के बादशाह, वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े खिलाड़ी और ओरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से भी जानते हैं। तो ये उनके बारे में उनका जीवन परिचय है। आप ये देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके हम लोग चलते हैं अगले पृष्ठ पे। ये देखिए वही चीज़ है। दुनिया के प्रबंधन संस्थानों में छात्रों के लिए आज जो नन्हे वारेन को संघर्ष में स्टडी की तरह लिया। अब देखिए बफेट का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय मैं आप लोगों को दे देता हूँ। नाम उनका वारेन बफेट, पिता हार्वर्ड हॉमन बफेट है। जन्म दिया है माता, जन्म 1930 आप लोग देख रहे होंगे, और ये ओमाहा नेब्रास्का में उनका जन्म हुआ था। और उनके बारे में जो उनका डिजिग्नेशन है, बर्कशायर हेथवे के सीईओ हैं, मशहूर निवेशक और डोनर हैं, जो अपनी संपत्ति का करीब करीब 80% हिस्सा दान दे दिए हैं। ठीक है। और इसी तरीके से इनके बारे में दिया है। कुल संपदा आप पॉज करके इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम लोग इनके पुस्तक पे चलेंगे। बफेट की सूक्तियाँ यहाँ पे दिया है। ठीक है। तो ये भी मैं समझता हूँ अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो इसको रोक कर आप पढ़ सकते हैं। तो आगे से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग। ठीक है। अर्जन के साथ विसर्जन का मंत्र। बफेट की सूक्तियाँ देना चूँकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इसको टाल नहीं सकता मैं, क्योंकि इसमें ही कुछ इम्पोर्टेंट बातों का समावेशन है जो आपको इनकी पूरी ज़िंदगी से रिलेटेड एक एक स्टोरी में आगे देखने को मिलेगा, लेकिन ये इसका निचोड़ है सबका। तो पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। करा यह ठोस सच्चाई है कि पैसा एकदम से नहीं आता और एकदम से नहीं जाता। आपके पास एक समय सीमा होती है
जिसमें आपको अपने निवेश को लेकर फैसला लेना होता है। यदि आपका निवेश ईमानदारी से किया हुआ है तो निश्चित रूप से आप आज नहीं तो कल फायदे में जरूर रहेंगे। आज मेरे पास वह सब कुछ है जो कि मैं अपनी ज़िंदगी में चाहता था। 20 साल की उम्र में मेरे पास अपने लिए कुछ ज़्यादा वक्त था और मैं जो चाहता था करता था। वर्तमान को देखें तो मुझ में कुछ खास नहीं बदला है। मैं वही चीज़ें खाता हूँ जो पहले खाता था, वही बर्गर, फ्राइज और कोक, पर मुझे लगता है कि मेरे कपड़े कुछ ज़्यादा महंगे हो गए हैं और मैं उनमें पहले से ज़्यादा अच्छा नहीं लगता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ कि हम जो कुछ कमाते हैं बहुत हद तक हमारे समाज के कारण होता है। मैंने जो भी कमाया है उसमें समाज की बड़ी जिम्मेदारी है। यदि आज मुझे पेरू या बांग्लादेश में किसी कोने में पटक दें और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैंने वहाँ पे अगर मेरा जन्म हुआ होता तो मैं कुछ नहीं कर पाता। वॉरेन बफेट ऐसा कहना चाहते हैं, क्योंकि मैं एक गलत जगह पर नहीं पनप सकता। मैं एक ऐसे बाजार में काम करता हूँ जहाँ आप अच्छा करते हैं, तभी आपको अच्छा फायदा मिलता है। और यह माइक टायसन के 10 सेकंड में $10 मिलियन कमाने जैसा बिल्कुल नहीं है। मुझे अपने अमीर होने पर कोई समस्या नहीं है। मुझे लगता है कि मेरा पैसा समाज में कुछ अच्छा रिटर्न दे रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं कागज के इन टुकड़ों का उपयोग नहीं कर सकता। यदि मैं चाहूँ तो 10,000 लोगों को सिर्फ इस काम के लिए नौकरी पर रख सकता हूँ कि वे जिंदगी भर सुबह शाम मेरी तस्वीरें बनाएं, लेकिन इससे समाज का कोई फायदा नहीं होगा। यदि यही 10,000 लोग एड्स उपचार में काम आए या रोगी की सेवा करें तो वाकई बड़ा और अच्छा नतीजा निकलेगा। तो दोस्तों, पुस्तक के झलक से जो उनके विचार है वॉरेन बफेट के, इतना समझने से, इतना ही पढ़ने से आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके के सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, कैसा उनका लाइफ स्टाइल था और कैसे वो द सेज ऑफ इन्वेस्टिंग कहलाए, ओमाहा का संत कहलाए और समाज के कल्याण में बहुमूल्य योगदान दिए। तो अब चलते हैं, देखिए आते हैं अर्जन के साथ विसर्जन का मंत्र। अमेरिका के वॉरेन बफेट का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दुनिया की कोई ऐसी कारोबारी पत्रिका, अखबार या टीवी चैनल नहीं है जिस पर उनके विचार के बारे में चर्चा नहीं होती है। बिल गेट्स और कार्लोस स्लिम के बाद वॉरेन दुनिया के तीसरे सबसे बड़े रईस हैं। वॉरेन आज अगर दुनिया में सबसे धनी लोगों में गिने जाते हैं तो इसके कई कारण हैं, लेकिन हम यहाँ वॉरेन की धनपति होने की वजह से उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि बेतहाशा दौलत के मालिक होने के बावजूद जिस जीवन शैली को उन्हें अपनाया है, वो जिस लाइफ स्टाइल को इम्बाइब करते हैं, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। अपने देश में तो हम आए दिन नए नए जो धनी बने हैं, नए नए धनाढ़ लोगों द्वारा अपनी दौलत के गुरूर किए जाने वाले दिखावे, तड़क भड़क को देखते रहते हैं, लेकिन वॉरेन दुनिया के किसी भी रईस से हर मायने में अलग हैं। कारोबार की पैनी समझ रखने वाले वॉरेन में कई खूबियां हैं जो उनके नाम को एक अलग पहचान देती है। वॉरेन के पास कितनी संपत्ति है इसका तो कोई हिसाब नहीं, मगर बिल गेट्स के बाद वे दुनिया के सबसे बड़े रईसों में गिने जाते हैं। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार वॉरेन के पास 52.4 यानी $52.4 अरब की शुद्ध संपत्ति है। अगर इसे भारतीय रुपये में गिना जाए तो यह राशि 2,620 अरब रुपए की होगी। अपनी संपत्ति का 80% एक परम आर्थिक संगठन को दान देकर वॉरेन अमेरिका के इतिहास में इतनी बड़ी धनराशि को दान करने वाले पहले व्यक्ति हो गए। वॉरेन आज भी उसी मकान में रहते हैं जो उन्होंने सन 1953 में अपने लिए खरीदा था। अब जरा यह भी जान लीजिए कि वॉरेन ने इतनी अकूत संपत्ति कैसे अर्जित की और वे इसका करते क्या हैं। अमेरिका के ओमाहा के नेब्रास्का में 30 अगस्त
1930 को जन्मे वारेन के पिता शेयर बाजार में कारोबारी थे। वारेन ने 11 साल की उम्र में अपने पिता के साथ शेयर बाजार में अपने कारोबारी जीवन की शुरुआत की और अपने जेब खर्च का पैसा निकालने के लिए अखबार भी बेचे। हर साल और 13 साल की उम्र में वारेन अपना पहला आयकर रिटर्न दाखिल किया। उन्हें इस बात का अफसोस रहा कि उन्होंने पैसा कमाने की शुरुआत बहुत देर से की, यानी 15 साल के उम्र में वारेन ने अपने हाई स्कूल के दोस्तों के साथ मिलकर नाई की एक दुकान में $25 में पिनबॉल मशीन लगाकर अच्छा खासा पैसा बनाया और उसे 40 एकड़ का एक फर्म खरीदा। इसके बाद वारेन ने अपनी कुशाग्र कारोबारी बुद्धि का भरपूर उपयोग करते हुए शेयरों में निवेश करना शुरू किया और खूब पैसा कमाया। 20 साल की उम्र में अमेरिका में प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है तो मैं इसको डिजेबल कर देता हूं। चलिए देखिए, वारेन को ओरेकल ऑफ ओमाहा यानी ओमाहा के संत के नाम से जाना जाता है। ओमाहा के संत के नाम से जाना जाता है। वारेन ने अमेरिका में कई बड़ी कंपनियों में सबसे ज्यादा निवेश कर रखा है, जिसमें कोको कोला और जिलेट जैसी कंपनियां प्रमुख है। यानी इन कंपनियों की मिल्कियत चाहे किसी के पास हो, मिल्कियत यानी मालिकियत, ऑनरशिप, असली मालिक तो वारेन ही है। वारेन के पास जितनी अकूत दौलत है उनकी जीवन शैली उतनी ही सरल है। वारेन आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्हें 5 दशक पहले खरीदा था। वे अपनी कार खुद चलाते हैं, न तो उनके पास कोई ड्राइवर है न कोई सुरक्षा गार्ड। वे कभी निजी विमान से यात्रा नहीं करते हैं और उनकी कंपनी वर्कशायर हेथवे के स्वामित्व में 63 कंपनियां हैं। वे अपने सभी सीईओ को साल में केवल एक बार पत्र लिखते हैं, जिसमें पूरे साल किए जाने वाले कामों के बारे में सुझाव भर देते हैं। वे कभी अपने अधिकारियों या कारोबारियों के साथ कोई मीटिंग नहीं रखते हैं। उन्हें अपने सभी अधिकारियों के 2 मूल मंत्र दिए हैं। एक, अपने शेयर होल्डर के धन का किसी तरह से नुकसान मत होने दो, और दूसरा, कभी भी पहले नियम को मत भूलो। यानी वो जो 2 नियम दिए हैं वो क्या है, 2 मूल मंत्र। एक, अपने शेयर होल्डर के धन का किसी भी तरह से नुकसान मत होने दो, और दूसरा, कभी भी पहले नियम को मत भूलो। वे अपना समय कभी भी ऊंचे और असुखदार लोगों की होने वाली पार्टियों में नहीं बिताते। नई पीढ़ी के युवाओं में उसका संदेश है। क्या संदेश है, अभी देखते हैं थोड़ा। उनका यही संदेश है कि क्रेडिट कार्ड की मानसिकता से दूर रहें और अपने आप पर ही निवेश करें। संपत्ति ने मनुष्य का निर्माण नहीं किया है, बल्कि मनुष्य ने संपत्ति का इजाद किया है। अपनी जिंदगी को जितनी सहजता और सरलता से जी सको जीने की कोशिश करो। ये है हमारे जो दुनिया के स्पेक्टेक्युलर इन्वेस्टमेंट में से एक वारेन बफेट जी का। तो वारेन बफेट जी का ये मूल मंत्र आप अपनी ज़िंदगी में जरूर उतारिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और इसको लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका सहयोग ही मेरा मोटिवेशन है। और आप लोग का यही चीज़ एक छोटा सा लाइक कमेंट ही बताता है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या बनने वाले हैं। क्योंकि ईमानदारी सबसे ज़रूरी है। कोई चीज़ अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो वह मत सोचिए वो फ्री में है तो उसकी कुछ वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसको प्रोवाइड कराने के लिए, उस चीज़ को आप लोगों के साथ अवेलेबल कराने के लिए उसमें होने वाले प्रयास, और फिर भी उसको अगर समाज के अधिकतम तबका तक अछूत रखा जाए, उनको न पहुंचाया जाए, तो हम समझते हैं कि ये अपने आप में कहीं ना कहीं ईमानदारी का प्रतीक नहीं है। तो आप ये जो प्रकाश है और ये जो मेरा एक समाज में योगदान है, उसको आप भी अपने योगदान के माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुंचाएं, मेरा यही उम्मीद है। और चलिए शुरू करते हैं अगली अध्याय की पुस्तक का सीरीज, दुनिया के सबसे सफलतम निवेशक की कहानी। यानी कि कौन है दुनिया का सबसे सफलतम निवेशक? वारेन बफेट जी। उनकी कहानी हम लोग शुरू करते हैं इस किताब के माध्यम से, इस पुस्तक के माध्यम से। 19वीं सदी का अंतिम दौर, यूरोप के बाद अब एक बड़ी शक्ति के रूप में अमेरिका जाग रहा था। सामाजिक और औद्योगिक क्रांति की उथल पुथल के बाद अब जिंदगियां संभलने लगी थी। अमेरिका
में मिसूरी नदी के किनारे स्थित नेब्रास्का प्रांत में भी कमोवेश यही हालत थे। अपने मेहनतकश किसानों के कारण मशहूर नेब्रास्का का बड़ा शहर ओमाहा भी अब जड़ें जमाने लगा था। हालांकि वहां रहने वाला बफे परिवार के लिए अभी संघर्ष के दिन जारी थे। वर्ष 1869 का दौर था जबकि वारेन के दादा ने आजीविका चलाने के लिए रोजमर्रा के काम आने वाली चीजों की एक छोटी सी दुकान खोली। बफे के इस ग्रोसरी स्टोर को जमने में ज्यादा समय नहीं लगा। कारोबारी बुद्धि ने अच्छे व्यवहार का हाथ थामा और स्टोर चल निकला। धीरे धीरे यही स्टोर उनकी पहचान बन गया। 2 बोटे वाला बफे परिवार बढ़ने लगा। वारेन के पिता हार्वर्ड हामन उन दिन नेब्रास्का यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। यही उनका मुलाकात लैका स्टेहल से हुई। यूनिवर्सिटी के अखबार डेली नेब्रास्का के साथ काम करने के दौरान दोनों में बड़ी नजदीकियां शादी में तब्दील हो गई। 30 अगस्त 1930 को ओमाहा में हार्वर्ड और लैका के घर बेटा पैदा हुआ। पहली संतान बेटी डोरिस के बाद इस बेटे का नाम रखा गया था वारेन बफे। वारेन नाम के माने होते हैं रखवाला। तो दोस्तों वारेन नाम का क्या नाम होता है? रखवाला। और आगे चलकर यह मायने हकीकत में बदल गया। हालांकि अभी संघर्ष के दिन जारी थे और बफे परिवार पैसा कमाने की हर जायज कोशिश में लगा रहता था। पिता हार्वर्ड में रुचि और दादा के ग्रोसरी स्टोर में कम और शेयर बाजार व राजनीति में ज्यादा थी। यानी वारेन के पिता के परिवार में तंगी के हालात देख वारेन ने कब स्वावलंबन का ककाहरा सीख लिए यह कोई भी नहीं समझ सका। परिवार को संपन्न करने की कोशिश में उनके नन्हे हाथ भी योगदान देने लगे। नन्हा वारेन स्कूल से जाने के बाद बाकी बच्चों की तरह मस्ती भरे खेल खेलने की बजाय एक नन्हे सौदागर के रूप में क्वार्टर और निकल डॉलर में के 1/4 और 20वें हिस्से से अपने जेब भरने में जतन करने लगा रहता था। मुनाफे की चुंगम और मासूम सवाल। उनके पिता का कारोबार अभी जमा नहीं था और दादा अपने ग्रोसरी स्टोर के जरिए परिवार के गाड़ी को खींच रहे थे। वारेन यह सब देखता, सोचता और दादा से सवाल करता कि हमारी स्थिति ऐसी क्यों है दादू? हमें इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? क्या हम जल्दी अमीर नहीं बन सकते? दादा उसके मासूम सवालों को टालने की कोशिश में उसे नए नए कामों में लगा देते थे। CNBC टीवी पर अपने बचपन के पलों को पलटते हुए खुद वारेन कहते हैं कि मैं 7-8 साल का रहा हूँगा जब हमारे दादा अपनी दुकानों में रखे रिगलिज च्युइंगम को मुझे बेचते थे और मैं उन्हें आस पड़ोस के घर जा जाकर कुछ निकल के मुनाफे के साथ उसको बेच जाता था। दादा मुझे कोको कोला की 6 बोतलें 1 क्वार्टर के बदले देते थे और मैं एक निकल के मुनाफे पर उन्हें बाहर बेचता। इस तरह छोटे छोटे काम करके थोड़ा मुनाफा कमाना मेरे लिए बचपन का सबसे पसंदीदा खेल बन गया। मैं हमेशा ऐसी खोजबीन में लगा रहता था कि ऐसा क्या नया किया जाए जिससे कुछ ज्यादा पैसा बन सके। च्युइंगम, सोडा और कोक की बोतलें बेचने के साथ साथ वारेन ने अपने स्कूली दोस्तों के साथ मुनाफा कमाने की नई योजनाएं बनानी शुरू की। उसने घुड़दौड़ के संभावित विजेता का पता लगाने के लिए एक गणितीय तरीका का इजाद किया। स्टेबल बॉय सिलेक्शन नाम के इस फॉर्मूले में वह कुछ डॉलर के बदले ऐसे टिप्स देता था जिससे जीतने वाले घोड़े को पता लगाया जा सकता था। वह इसे रेस कोर्स के बाहर बेचने लगा। इससे पहले कि वह इसे ज़्यादा मुनाफा कमा पाता, लाइसेंस न होने के कारण उसे अपना यह काम बंद करना पड़ा। 4 फीट के कद और 10 साल की उम्र में कोई बच्चा कमाई वाले काम धंधे के बारे में गंभीर हो तो भला क्यों, जबकि एक नई रंगीन और मस्ती से भरी दुनिया उसके सामने पड़ी हो। पर वारेन को उस मस्तानी दुनिया से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं था। उसे तो बस मुनाफा कमाने की ही बात सोचती थी और अब वह एक आदत
एक जुनून बन चुकी थी। उसके साथ सबसे अच्छी बात यह थी कि वह जो भी करता ईमानदारी और गंभीरता के साथ करता। काम में बेईमानी उसे जरा भी पसंद नहीं और उसको वह टाल मटोल भी जरा सी नहीं सुहाती थी। जब उसे कोई काम या यूं कह ले कि नया काम नहीं सूझता था तो वह दादा की दुकान में उनका हाथ बताते हुए धंधे के नए गुर सीख जाता था। उम्र 13 की खिलाड़ी बाजार का, यानी उम्र जो है उसका 13 है और खिलाड़ी क्या है, बाजार का। बड़ा ही दिलचस्प कहानी है दोस्तों, वारेन बफे की जिंदगी का। आपको बहुत अत्यधिक मजा आने वाला है। मैंने इसको पढ़ा है, फिर आप लोगों के लिए सोचा कि वीडियो बनाऊं, क्योंकि मुझे ये दिल को छू लेने वाला पुस्तक में से एक लगा। तो आप चाहते हैं कि इसी तरीके से आप इस वीडियो को एंजॉय करें हमारे साथ, तो मेरा हौसला बढ़ाइए, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट करना जरूर कीजिए, यानी करना न भूलिए। और मुझे बताइए कि मैं अगली वीडियो इस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मेरे पास है किस पे बनाऊं। तो दुनिया दूसरे विश्व युद्ध में उलझी हुई थी। वारेन भी एक बड़ी लड़ाई की तैयारी में था। पिता ने शेयर बाजार फर्म खोली तो वारेन ने उसमें और अपने लिए जगह बनानी शुरू कर दी। हालांकि शेयर बाजार की जटिल शब्दावली को लेकर उसके सवालों के जवाब देने के लिए पिता के पास ज़्यादा वक्त नहीं होता था। बावजूद इसके वह बाजार के उतार चढ़ाव को समझने लगा था। उसे समझ आने लगा था कि बुल और बेयर सिर्फ बैल या भालू न होकर बाजार में तेजी और मंदी के प्रतीक हैं। आखिरकार 11 साल की छोटी सी उम्र में उसने अपनी जमा पूंजी से शेयर बाजार में पहला निवेश किया। उसने सिटी सर्विस पियर्ड एंड 3 शेयर $38 प्रति शेयर के दाम पर खरीदे। अपने पहले सौदे में उसने 2 शेयर खुद के नाम और एक अपनी बहन डोरिस के नाम पर खरीदा। लेकिन किस्मत ने साथ न दिया। बाजार मंदी के गिरफ्त में आ गया और सिटी सर्विस के $27 तक गिर गए। उधर वारेन भी कहाँ पीछे हटने वाला था। उसने शेयर तब तक नहीं बेचा जब तक कि भाव $40 तक नहीं सुधर गए। हालांकि इस दाम पर भी उसे बेचने के फैसले को उसने बड़ी गलती माना, क्योंकि बाद में वही शेयर $200 तक चढ़े। इस घटना से वारेन ने शेयर बाजार का पहला और बुनियादी सबक सीखा। लंबी अवधि के निवेश में संयम बनाए रखने को तरकीब उन्होंने सीखा। आगे चलकर इसी सबक के जरिए वारेन दुनिया का सबसे सफलतम निवेशक बना। कच्ची उम्र में अपने दोस्तों से बिल्कुल अलग पहचान रखने वाले वारेन के दिमाग में खुद को लेकर 2 बातें बिल्कुल साफ हो चुकी थी। पहली, कुछ अच्छा कर सकता है और दूसरी, वह अपनी पसंद के काम से पैसा कमा सकता है। इन दोनों ही स्वानुभवों को अमल में लाने के लिए उसके पास पैसा और हौसला दोनों ही जमा होते रहते थे। खर्चा हो रहा था तो केवल डर और झिझक। स्कूली किताबों के साथ साथ कारोबारी दिमाग की साझेदारी से हो गई थी। खुद को सुरक्षित रखने और कुछ नया कर दिखाने की कोशिश में पिता को प्रोत्साहन पर वारेन ने मात्र 13 साल की उम्र में अपना पहला इनकम टैक्स रिटर्न भरा। अपनी आमदनी खर्च के इस ब्यौरे में वारेन ने अपने साइकिल को कार्य में हुआ खर्च बताकर छूट पाने का दावा किया। तो दोस्तों आज यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय हिंदुस्तान। चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।